चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग कर रहे हैं साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ ए पार्टनर वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं, देखो एक तो होती है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक होती है डेथ ऑफ ए पार्टनर। दोनों वैसे तो सेम है, सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट का डिफरेंस होता है कि जो रिटायरमेंट होती है उसकी डेट फिक्स होती है। ठीक है, वो तो एज के अकॉर्डिंग हम किसी पार्टनर को जो है उसकी रिटायरमेंट देते हैं। लेकिन जब डेथ का पॉइंट आ जाता है तो डेथ की डेट जो कोई फिक्स नहीं होती, ये कभी भी हो सकती है। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है तब तक का, उस साल में मान लो किसी पर्सन की डेथ 2 महीने बाद हो जाती है। ठीक है, जैसे अप्रैल से हमारा सेशन शुरू होता है तो अप्रैल और मई मान लो कि जून में हो जाती है, तो 2 महीने का जितना प्रॉफिट उस साल का बनता है वो भी हमें उसे देना होता है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है इस पॉइंट में, बाकी जो है वो सब कुछ सेम होता है। फिर भी इसकी हम लोग थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में ना थ्योरी आ सकती है। ठीक है, तो देखो एक बार, किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर उसके हिस्से की रकम का भुगतान उसके उत्तराधिकारी को किया जाता है। ठीक है, अभी उसके पार्टनर्स के अकाउंट में नहीं जाएगी, बल्कि उसका सारा हम लोग हिसाब किताब करेंगे और किसको दे देंगे, उसके एग्जीक्यूटिव को दे देंगे, यानी कि उसका जो उत्तराधिकारी होगा ना, हम उसको ये सारी पेमेंट कर देंगे। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारियों को दे कुल राशि की गणना हम कैसे करेंगे कि उनको टोटल कितनी अमाउंट हमें देनी है। ठीक है, किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को दे राशि गणना ठीक उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय की जाती है। यानी जब कोई रिटायर होता है तब हम सेम वही सारी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे गुडविल की, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई रिजर्व है वो सब उनमें बांट देंगे। ठीक है, अंतर केवल इतना ही है कि साझेदार की मृत्यु की तिथि तक का लाभ का हिस्सा भी उसके उत्तराधिकारी लेने का अधिकार रखते हैं। यानी 2, 3, 4 महीने, जितने महीने भी वो उस साल में है, जो हमारा प्रेजेंट करंट ईयर जो होगा उसमें जितने महीने तक वो जीवित रहता है तो उतने महीने का हमें लाभ निकाल के उसको वो भी देना होता है। ठीक है, तो साझेदारी संलेख में ऐसे लाभ को ज्ञात करने की विधि का उल्लेख होता है। जो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ना, उसमें पहले वो मेथड लिख देते हैं कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, अब जो हम साझेदार का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जो मृत साझेदार है उसके अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या आता है आपको पता है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में एक तो कैपिटल का बैलेंस आता है, दूसरा अगर गुडविल है तो हम उसमें उसको शेयर देते हैं। ठीक है, फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उसको ये भी मिलेगा। डिवैल्यूशन का लाभ अगर हो तो वो भी क्रेडिट में आता है। और अगर कोई भी प्रॉफिट और रिजर्व ऐसे हैं जो अभी बांटे नहीं गए, जैसे जनरल रिजर्व की हमने एंट्री की थी, तो वो भी उनको क्रेडिट में दिया जाएगा। और उसकी मृत्यु की तिथि तक का जो भी लाभ में उसका हिस्सा होगा वो भी उसको जो है क्रेडिट किया जाएगा। फिर देखते हैं डेबिट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी। डेबिट में हम लोग लिखते हैं ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो दिया जाएगा। और जो रिवैल्यूशन अकाउंट हमारा है एसेट और लाइबिलिटी के लिए, जो हम रिवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं ना, पुनर्मूल्यांकन, तो उसमें अगर कोई हानि है तो वो हम हमेशा डेबिट में लिखते हैं। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में, और हानि है तो वो फिर डेबिट में लिखी जाएगी। अगर कोई हानि, अवितरित हानि है, जैसे प्रॉफिट थे ना, इस तरह से अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। फिर ख्याति के मूल्य में अगर कमी होती है, वैसे तो ये पॉइंट पॉसिबल ही नहीं होता, हमेशा वृद्धि ही होती है, अगर कमी हो तो फिर वो डेबिट में जो है दिखाया जाएगा। ठीक है, सभी समायोजन पहले मृत साझेदार के पूंजी खाते में किए जाएंगे। पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उस पार्टनर का और उसका सारे ये सारे ट्रांजेक्शन जो उसमें करेंगे। उसके पश्चात उसके पूंजी खाते के शेष को, जो बैलेंस बच जाता है, उसके उत्तराधिकारियों को के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारियों को यह अधिकार है कि वह अपनी स्वेच्छा से, यानी अगर उनकी इच्छा है तो ही उन्हें देय राशि पर, यानी जब भी उनको जो है ये पेमेंट की जाएगी, मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त कर सके। ये उनका अधिकार होता है, वो चाहे तो ले सकते हैं और अगर वो ना चाहे तो फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। लाभों का वह भाग प्राप्त कर सकते हैं जो फर्म ने उन्हें देय राशि के प्रयोग से अर्जित किया, तो वो लाभ का हिस्सा भी जो वो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लाभ की गणना। लाभ की गणना 2 तरीके से की जाती है। पहला तो होता है कि समय के अनुसार, ठीक है, दूसरा होता है बिक्री के अनुसार। देखो वैसे तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकलता है वो लास्ट में निकलता है। ठीक है, यानी जब पूरा साल कंप्लीट हो जाता है ना, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे किसी पार्टनर की डेथ होगी तो बीच में हमें उसको हिस्सा देना पड़ेगा लाभ का। इस साल में जितना कमाया है, 2, 3, 4, 5, 6 महीने का जितना भी है, तो फिर हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि इतने महीने का प्रॉफिट कितना हमारा निकला है। या तो समय के अनुसार निकालो या फिर बिक्री के अनुसार। आज हम ये एक पॉइंट करेंगे कि समय के अनुसार हम लोग कैसे निकालेंगे। तो समय के लिए जितना भी हमारे पिछले साल के लाभ होते हैं, ठीक है, हम उनका एवरेज निकाल लेंगे।
और उसी आधार पर इस साल के जितने भी महीने हैं उनका हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम इस क्वेश्चन से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ऐब ऐसे 3 पार्टनर हैं जिनकी पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होती है। 30 जून 2024 को ऐ की मृत्यु होगी, 30 जून। अब देखो, मार्च में बुक बंद होगी तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद इस एक जो पार्टनर उसकी मृत्यु होगी। समझौते के अनुसार मृतक साझेदार के लाभ के अंश की गणना मृत्यु की तिथि तक पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर होगी। तो ये 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं, हमें क्या करना, पहले इनका औसत निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हानि है तो इसको घटा देंगे, बाकी लाभ उनको जोड़ लेंगे। ठीक है, और 5 से भाग करके क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ऐ की मृत्यु के दिन तक के उसके लाभ के अंश की गणना कीजिए, ये मानते हुए 2 केस दे रखे हैं, अगर लाभ हानि विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन होता है और नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों ही केस में करना है। सबसे पहले हम देखेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो इनके उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, पहले हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, फिर हम लोग एवरेज निकालेंगे 5 से डिवाइड करके, क्योंकि 5 साल के प्रॉफिट थे ना। फिर 3 महीने हमने प्रॉफिट निकाले, हमारे पास कितने आए, 2700। ये 3 महीने के प्रॉफिट पूरी फर्म के हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ ए को देना ना। तो ए का भाग कितना है, 3 पार्टनर से तीनों इक्वल थे, तो 1/3 भाग हम ए का निकालेंगे, कितना हो गया, 900 रुपये। तो ये 900 रुपये हम उसको पेमेंट कर देंगे, कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, ए की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट फिर लास्ट में जो है वो निकाला जाता है। तो ये 900 की एंट्री जो है यहाँ पे ये हो जाती है। दूसरा केस क्या है, जब ये रेशो में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो पार्टनर्स रह गए बी और सी, उनकी रेशो की 3:2, तो हम लोग क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। ठीक है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो। अब हमें क्या एंट्री करनी है कि जो ए पार्टनर्स है, ठीक है, वो इनसे गेनिंग रेशो में ये प्राप्त करेगा। ठीक है, जो लाभ आने हुआ क्या किस रेशो में प्राप्त करेगा, गेनिंग रेशो में। जैसे गुडविल की एंट्री करते हैं ना, सेम वैसी एंट्री करनी है, ए डेबिट सी डेबिट टू, सॉरी यहाँ पे ये बी आएगा, बी अकाउंट डेबिट सी डेबिट टू ए। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक की हुई है, बी सी टू ए। तो इनकी गेनिंग रेशियो में ये 900 रुपये इनसे प्राप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। 47 क्वेश्चन सेम है, 48 हम लोग कल करेंगे। ओके।